नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सकारात्मक सोच में होंगे और सकुशल होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम आपके सामने गणित शिक्षण से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको उससे ज़रूर लाभ मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल वीडियो नहीं बन पाया, कल हम आपके सामने वीडियो नहीं जा पाया होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का समस्या थी, इसीलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित है गणित शिक्षण को लेकर, मैथ पेडागोजी को लेकर। आप सभी को पता है कि पेपर 1 में 30 नंबर का मैथ जो है पूछा जाता है, 30 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है। इस 30 नंबर में 2 पार्ट बटे होते हैं, आप सभी को हमेशा बताते हैं। तो 15 नंबर का जो सवाल रहता है वो हमारा कंटेंट बेस्ड सवाल रहता है, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल रहता है, जिसका सीधा सीधा आंसर हमको मिलता है। और दूसरा जो हम कहते हैं वो होता है हमारा कौन सा, पेडागोजी सेक्शन वाले होता है, जिसको हम लोग मैथ जो है, जिसको हम लोग मैथ पेडागोजी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में हमने 2-3 वीडियो बना चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को सबसे पहले जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक में जाइए और डिस्क्रिप्शन में देखिए। और डिस्क्रिप्शन में जो है सभी लिंक पर क्लिक करके आप हमारे मैथ के वीडियोज को भी देख सकते हैं। और इससे पहले आप सभी को बता दें कि ये मैथ पेडागोजी का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने मैथ पेडागोजी का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आप वीडियो के नीचे जैसे ही जाएंगे तो एक ब्लिंकिंग दिखाई देगा और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें पार्ट 1 मैथ वाले लिंक आ जाएगा। सबसे पहले उसको देख लेना है, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, गणित शिक्षण में हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। आई होप कि आपको वो सब चीज़ें याद होगा और समझ में आया होगा। उसमें हमने कुछ आपके बारे में गणित शिक्षण के बारे में बताया था कि गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। ठीक है, और जब तक हमारे पास समस्या नहीं आएगा, क्योंकि गणित को हम लोग समस्यात्मक भी माना गया है ना, कि जब तक हमारे पास समस्या नहीं आएगा तब तक उसमें हम लोग तर्कना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और तर्कना कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक समस्या नहीं आएगा तब तक उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग थिंकिंग करते हैं। हमने एक सिंपल सी बात बताई थी आपको कि जब हमारे पास में कोई समस्या आता है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो थिंकिंग करते हैं, मतलब कि सोचना प्रारंभ करते हैं। और सोचने के बाद में एक तर्क निकलता है जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। और रीजनिंग करने के बाद में हमको एक कंक्लूजन निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। तो अगर हमारे पास में यह जो है समस्या नहीं रहे, अगर हमारे पास यह समस्या नहीं रहे तो फिर हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष तक पहुँच ही नहीं सकते। तो मैथ में हमेशा समस्या आता है, आप सभी को बताते हैं। और वह समस्या किस प्रकार का समस्या, इस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक उसमें समस्या आपको नहीं मिलेगा तब तक उस चीज़ को आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे और उसके प्रश्नों को हल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ 5 × 2 बराबर व्हाट, तो ये आपके लिए एक समस्या है। बच्चा का लिखा हुआ 5 + 2 बराबर व्हाट, ये भी आपके लिए एक समस्या है। 3 + 2 बराबर व्हाट, ये भी आपके लिए क्या है, समस्या है, क्योंकि 5 × 2 बराबर कितना होता है। ठीक है, तो 5 × 2 बराबर कितना होता है, यह आपके लिए समस्या है। और उस समस्या पर, उस समस्या को समाधान के लिए आप क्या करेंगे बताइएगा? समाधान के लिए आप थिंकिंग करेंगे, सोचना प्रारंभ करेंगे कि 5 × 2 बराबर कितना होगा, है ना। और जैसे ही सोचना आप प्रारंभ करेंगे तो सोचने के साथ साथ में आपका एक तर्क जागृत होगा, एक रीजनिंग जागृत होगा। और उस रीजनिंग को जो है, उसी रीजनिंग के द्वारा, उसी तर्क के द्वारा हम लोग लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और आंसर पर पहुंचते हैं। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि गणित जो है एक तार्किक शक्ति का विकास है। और गणित का जो नेचर है वह तार्किक है, क्योंकि तार्किक इसलिए है कि इसमें जो है हर सवाल में तर्कना किया जाता है। जब तक हमारे पास तर्कना नहीं रहेगा तब तक, जब तक हमारे पास समस्या नहीं रहेगा तब तक हम निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में तो हमने बता चुका था। और अगर आप नहीं देखें तो
पार्ट 1 वाला वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने उसमें इस चीज़ को पढ़ाया है, आपको वो चीज़ें समझ में आएगा बेहतर एग्जाम्पल के द्वारा, एकदम व्यवहारात्मक रूप से। जो नॉर्मल एग्जाम्पल नॉर्मल जो एग्जाम्पल आप देखते हैं अगल बगल अपने घर परिवार में, उस तरह का एग्जाम्पल हमने उसमें बताया, आपको यकीनन आपको समझ में आ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 को वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं आज। देखिए पार्ट 2 में क्या है कि आज हम लोगों को पढ़ना है, टॉपिक है हमारा कि गणित शिक्षण के उद्देश्य। देखिए जब से सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ना है आपको, ठीक है। जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा तब तक दिक्कत होगा थोड़ा सा, और अगर क्वेश्चन सोल्व भी आप कर रहे हो तो आप उसको डीपली सोल्व करो, तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ना गणित शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ना है। ये गणित शिक्षण आखिर जो हमारा मैथ पेडागोजी है, इसका जो है उद्देश्य क्या है, तो टीचिंग के बारे में हमने बताया था। शिक्षण क्या है, शिक्षण के बारे में हमने आपको बताया था कि शिक्षण एक वैसा मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे को कैसे सिखाया जाता है। ठीक है, कैसे सिखाना है उसको, कितना सिखाना है उसको, और किस तरह से उसको उस चीज़ों के बारे में समझाना है। ये सब चीज़ें जो है करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो टीचिंग का। अगर हमारे पास टीचिंग नहीं रहता तो फिर हम लोग उन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि कैसे सिखाएं बच्चों को। क्लियर? अब कैसे, मान लीजिए कि शिक्षण जो है वही चीज़ हमको कराता है कि आप जो है उस चीज़ को बच्चा कैसे सीखे, इस चीज़ को कराने का काम करता है। ठीक, इसीलिए टीचर को हर एक स्किल को बारे में बताया जाता है, हर एक स्किल के बारे में, जिसको हम लोग कौशल कहते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि आपका टीचिंग स्किल ठीक नहीं है या किसी टीचर का टीचिंग स्किल अच्छा है, वो स्किल का मतलब हुआ कौशल, वो समझाने का तरीका, वही तो कौशल है, वही तो टीचिंग। तो जब तक व्यक्ति के पास में ये शिक्षण नहीं रहेगा, अर्थात शिक्षण कौशल नहीं रहेगा, तब तक समस्या होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में सबसे पहले एनसीएफ 2005 के अनुसार हम लोग उद्देश्य पढ़ते हैं। यहाँ से सवाल बिल्कुल रहता है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या क्या उद्देश्य है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या क्या उद्देश्य है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप सभी को बताते चले, एनसीएफ एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, और इसका जो प्रमुख सूत्र है, ये एनसीएफ के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका जो प्रमुख सूत्र है, बिना बोझ का शिक्षा, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, और अगर आप एनसीएफ का वीडियो नहीं देखे हैं तो एनसीएफ हमने पढ़ा दिया है। एनसीएफ के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, और प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें लिखा होगा फॉर सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है, और सीटेट एग्ज़ाम में जितना भी टॉपिक पूछा जाता है उन सभी पर धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हैं, उसमें एनसीएफ आपको मिल जाएगा। तो अगर पढ़ना है तो एनसीएफ पहले जाकर वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अभी तक का सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क है। हमको फ्रेमवर्क का ज़रूरत इसलिए पड़ा कि सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर हमको यह पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है तो फिर समस्या हो जाती कि हमको पता ही नहीं लगता कि कितना पढ़े और क्या पढ़े। तो ये सब समस्या का समाधान जो निकालने का काम किया वो एनसीएफ 2005 ने किया, और इन्होंने इसका प्रमुख सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चे पढ़ भी ले लेकिन उसको बोझ भी न लगे। ठीक है, आपको हमेशा बताते चलते हैं व्यवहारात्मक रूप में समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक किताबी भाषा से आप समझेंगे, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए देहाती भाषा में, व्यवहारिक भाषा में इसको समझने का कोशिश कीजिए, एक्चुअल में आपको यहीं से याद होगा। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो एनसीएफ 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, और ये गणित शिक्षण का उद्देश्य जो है ना, वो एनसीएफ 2005 के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या उद्देश्य है? सबसे पहला जो उद्देश्य है इसमें कहता है कि बच्चे गणित में आनंद लेना सीखे। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है? आनंद लेना सीखे। किसमें? गणित में। अरे भाई, यहाँ तो बहुत अच्छी बात कह दिया, क्योंकि देखिए एनसीएफ 2005 तो कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ का शिक्षा कराना है, और गणित शिक्षण भी बच्चों को वो इस तरह से दे कि उसको यह लगे कि आनंद लेकर हम उस चीज़ों को सीख रहे हैं, मतलब कि उसको इंटरटेनमेंट के साथ में सिखाना, उसको लगे कि हम पढ़ नहीं रहे,
उसको ऐसा लगे कि हम जोड़ नहीं सीख रहे हैं, उसको ऐसा लगे कि हम गुना नहीं सीख रहे हैं, उसको ऐसा लगे कि हम एडिशन नहीं सीख रहे हैं, सब्सट्रैक्शन नहीं सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं सीख रहे हैं, लेकिन वो सीख जाए। अब ऐसे कैसे करेंगे? तो ऐसे इसलिए ऐसे करेंगे कि अगर आपके पास में स्किल होगा तो उस चीज़ को करा देंगे। जैसे जोड़ को सिखाने के लिए, एडिशन को सिखाने के लिए एक एक्टिविटी बनाया गया है ना। उस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे जोड़, तो नॉर्मल बात है कि आप वो चीज़ सीख जाएगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, देखिए आनंद लेकर कैसे सिखाना है बच्चे को, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि सिंपल आप एक टीचर है और एक बच्चा है। देखिए आप उस कॉपी लेकर जब बच्चा आया और उसको सीधा सीधा बोले कि बेटा 5 + 2 बराबर कितना होता है बना कर लाओ, ठीक है। उसके बाद दे दिए 7 + 2 बराबर कितना होता है बना कर लाओ। उसके बाद दे दिए 8 + 2 बराबर कितना होता है बना कर लाओ, ठीक है। ये दे दिया आप बच्चे को होमवर्क एडिशन में। अब बच्चा गया, उसको समझ में तो आया नहीं कि भाई 8 + 2, हाँ, लेकिन इसके पहले आप एग्जाम्पल एक बता दिए कि देखो यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा, तो 3 + 2 मतलब 1 2 3 और 3 + 2 बराबर होता है 5। चलो समझ गया? तो बच्चा बोला हाँ सर, ठीक है। अब इसको बोले कि समझ गया, उसके बाद में सीधा सीधा 3 होमवर्क दे दिए और बच्चा को बोले कि बना कर लाओ, नहीं बना कर लाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा। ये जो आपका टीचिंग कराने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। आपके पास स्किल ही नहीं है उस चीज़ को सिखाने का, आप दूसरा वे में उसको सिखाइए ना, इंटरटेनमेंट के साथ में, वो आनंद लेकर सीखे। ये तो आप जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा के तहत चल रहे हैं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन चला रहे हैं आप, सत्तावादी शिक्षा चला रहे हैं। अगर बच्चा बनाकर नहीं लाएगा तो पीटना भी आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी तुमको सिखाया ना 3 + 2 बराबर 5 होता है, उसके बाद में 3 जोड़ दिए है तुमको, 3 एडिशन दिए है तुमको, पता नहीं चला, बना कर लाओ फिर से। तो इस तरह से जब करेंगे तो सत्तावादी शिक्षा हो गया। लेकिन अभी के जो हमारे इंडियन एजुकेशन में चलता है कौन सा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षा, एक और नाम है इसका, क्लियर। बाल केंद्रित कहिए तब, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहिए तब, या प्रजातांत्रिक शिक्षा कहिए तब, बीच में किसको रखा जाएगा, बालक को। एनसीएफ 2005 कहता है, क्या कहता है, आनंद लेकर सिखाना है बच्चे को। अब उसको जो है आनंद लेकर सिखाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले अगर आपको जोड़ सिखाना है तो बच्चे को इस तरह से भी तो सिखा सकते हैं। अच्छा बेटा आज ना तुमको एडिशन सीखना है, ठीक है, जोड़ के बारे में जानते हो? नहीं सर नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते, आज तुमको हम जो है एडिशन सिखाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से, बिल्कुल आसान, याद हो जाएगा तुमको। बच्चा उत्साहित रहेगा, इच्छित रहेगा सीखने के लिए, सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा, है ना। उसके बाद में आप सीधा सीधा बोलेंगे अच्छा बेटा बताओ ये तुम्हारा कितना उंगली है, अच्छा उंगली को काउंट करो। तो बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना है, तो 5। अच्छा ये बताओ उस उंगली में 2 उंगली को काउंट करो। सर इधर से या इधर से, अरे चलो किधर से भी 2 उंगली बस बता दो। सर 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चा दिखा रहा है यहाँ पर 5 और 2, 5 और 2 में सीधा सीधा वो बोला अच्छा देखो टोटल को काउंट करो तो कितना अच्छा तुम काउंट करता है, काउंट करो। सर 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6 और 7, 7 हो गया सर। अब वहां पर क्या लगा है बच्चे को, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला बात, यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझने की चीज है, आप इसको समझ लेंगे दिक्कत नहीं होगा। बच्चे को सिखाना ही है, एक तरफ सीधा सीधा आप बोले 3 + 2 बराबर 5 होता है, याद कर लो। उसके बाद बना कर लाओ 5 + 3 बराबर कितना होगा। बच्चा नहीं समझा, लेकिन दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि बेटा तुम अपने उंगली का 5 उंगली काउंट करो, प्लीज काउंट करो तो कितना अच्छा तुम काउंट करता है। सर ये हाँ देखिए ये 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 उंगली और उस हाथ में से निकालो। सर ये हो गया 1 2। अच्छा ये बताओ ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, टोटल काउंट करो तो। सर नहीं आता है, अरे काउंट करो, तुम इतना अच्छा गिनता है, इतना अच्छा काउंट कर लेता है, फिर भी तुमको नहीं आता है, चलो चलो करो। बच्चा जो है वहां पर क्या होगा ना, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, उसको लगेगा कि खेल रहे हैं आनंद लेकर, है ना। बच्चा फिर से बोलेगा सर 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह वेरी गुड, कितना हुआ, 7 हुआ। अरे तो 7 लिख दो ना, यही तो एडिशन है। इसी तरह से जोड़ा जाता है। अब मान लो कि तुमको 3 और 2 जोड़ने के लिए बोले, 3 और 2 को ऐड करने के लिए कहे तो कैसे करेगा। सबसे पहले 3 उंगली को काउंट करो तो सर इसमें से 3 1 2 3 3 हो गया, ठीक है, उसमें से 2
काउंट करो। सर 1 2 2 हो गया। अच्छा टोटल को काउंट करो तो जैसे उसको काउंट किया है सर 1 2 3 4 5। अरे वाह वेरी गुड, कितना हुआ 5 हुआ। अरे वो इसी तरह एडिशन हम लोग सीखते हैं, यही तो जोड़ है, इसी को हम लोग एडिशन कहते हैं। आ गया ना? बच्चा बोला जी सर। बच्चा बहुत ही आनंदमय रहेगा उस समय, बहुत ही खुश रहेगा, रुचिकर रहेगा, इंटरेस्ट लेगा, इच्छित होगा किसी चीज को और सीखने के लिए, उत्साहित होगा, आपके पास जाएगा पूछने के लिए। लेकिन उसी तरह से जैसे आप उसको आनंद के साथ में सिखाएंगे तब वो सीखने के लिए इच्छित होगा। ये आपका क्या है? टीचिंग स्किल है, इसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण कौशल। और वही जो है आप शिक्षक केंद्रित वाला कराते टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के तहत सीधा बता दिए ना कि 5 + 2 = 7 होता है तो होता है। अब बना कर लो 5 + 3 = कितना होगा, दिक्कत होगा। तो वो आपका टीचिंग स्किल नहीं हुआ। एनसीएफ उस चीज को गलत मानता है और यहाँ पर यह सही कहता है। तो एनसीएफ के अनुसार प्रथम उद्देश्य क्या है बताइएगा आप लोग? प्रथम उद्देश्य ये है कि बच्चे गणित को आनंद लेकर सीखे, पहला उद्देश्य। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या आपके सामने शायद स्क्रीन पर लगा भी होगा, देखिएगा। ठीक है, तो पहला हुआ कि बच्चे गणित में आनंद लेकर सीखें। दूसरा, गणित तकनीकी का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि गणित का जो तकनीकी है, गणित तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तकनीक का मतलब ना टेक्निक, वो टेक्निक का कैसे उपयोग करना है। जैसे गणित में आप जो है ना स्केल के बारे में जानते होंगे, है ना, स्केल के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, गणित में प्रकार के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, डिवाइडर के बारे में आप जानते होंगे, चांद के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ना एक समझिए कि गणित में तो उसको सबसे पहले हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, उसको हम लोग शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पर वो गणित के लिए एक तकनीक है और उस तकनीक का कहाँ पर कैसे उपयोग करना है उसके लिए सबसे पहले बताएंगे उसको कि बेटा देखो, अगर हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हम लोग चांद की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, 90 डिग्री एंगल का कोण बना सकते हैं, हमारा है ना। तो आप उसको चांद को सही ढंग से कैसे यूज करना है, उसको किस तरह से चांद को यूज करना है, यह जो है तकनीक वो जो गणित का तकनीक है उसको अच्छे तरह से सिखाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हुआ आपके सामने कि गणित तकनीकी का कहाँ और कैसे उपयोग करें। हाँ, कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, तो बताएंगे बच्चा को कि देखो ये स्केल का यूज कहाँ पे करना है और चांद का यूज कहाँ पे करना है, डिवाइडर का यूज कहाँ पे करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चांद का, डिवाइडर का, स्केल का यूज जो है कहाँ पे करना है और कैसे करना है, ये भी चीज हम उसको बताने का प्रयोग करेंगे। पता है एनसीएफ 2005 ना एकदम जो है बच्चा वाला सवाल करता है कि बच्चे को इस तरह से सिखाए कि वो कुछ नहीं जानता है, आप उसको बेसिक से धीरे धीरे मॉडरेट से टॉप लेकर जाए, समझ रहे हैं ना। तो निम्न स्तर से ये बिल्कुल प्रयास करने का काम करता है ना। और ये तो गणित शिक्षण है भी 1 to 5 का, तो 1 से 5 के बच्चा को पढ़ाना है तो सोच लीजिए आपका लेवल क्या है ना। लेकिन इसी लेवल में आप फंस जाएंगे, सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे तो लेवल को कम मत समझिएगा, सुनिएगा इधर। ठीक है, चलिए दूसरी बात यह है कि गणित तकनीकी का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित सीखे। और इस तकनीकी का यूज जो है कहाँ करना है और कैसे करना है, ये चीज़ जब बच्चा सीख जाएगा तो वह जो है कौन सा गणित सीखेगा, प्रभावशाली गणित सीखेगा। प्रभावशाली गणित मतलब उसको लगेगा कि हाँ हमने आज कुछ सीखा है और उसको वो कॉन्सेप्ट याद होगा, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, इसीलिए वो प्रभावशाली गणित सीख पाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए दूसरा पॉइंट हमारा पता है क्या था, एक बार बोल देते हैं। गणित तकनीकी का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित सीखे। चलिए तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि गणित को बच्चे के जीवन अनुभवों का एक अंश बनाना। ठीक है, गणित को जो है बच्चे को जीवन अनुभव का एक अंश बनाइए, क्योंकि एनसीएफ 2005 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन,
और उसको जो है ना गणित को ऐसा सिखाओ कि उसको लाइफ के एक्सपीरियंस में उसको जोड़ दे, हम इस तरह से उसका उपयोग कराए, उस तरह से उस चीज़ों को बताए कि उसको लगे कि हाँ ये चीज़ सही है, और उसके लाइफ के एक्सपीरियंस से वो चीज़ जुड़ जाए, जीवन अनुभव से वो चीज़ें जुड़ जाए, और जो चीज़ें जीवन अनुभव का एक अंश आपका बन जाएगा तो उस चीज़ को कितना इंटरेस्टेड तरीके से आप सीखेंगे ये होने मतलब आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, हम आपको एग्जांपल देते हैं, किसी बुक के बारे में, किसी परिभाषा को जब आप किसी बुक से रटते हो और किसी के बारे में अपने जीवन के अनुभव करके उस चीज़ों के बारे में सीधा कहानी से समझते हो, सुनते हो, समझ रहे, तो दोनों में अंतर होता है। जो सुनते हैं समझते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है रटने की अपेक्षा। तो उसी तरह से गणित जब हम बच्चे को सिखाएंगे ना तो उसके लाइफ एक्सपीरियंस है, उसके जीवन अनुभव का एक अंश बना देंगे गणित को, और वो एक्सपीरियंस हमेशा करते जाएगा कि आखिर गणित है क्या। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बच्चों में तार्किक चिंतन का विकसित करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। बच्चों में जो है तार्किक चिंतन विकसित करना, बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं बताइएगा, उद्देश्य पढ़ रहे हैं। गणित शिक्षण का उद्देश्य किसके तहत, एनसीएफ 2005 के तहत। बच्चों में तार्किक चिंतन का, बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना, बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना। देखिए बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करने का मतलब, अरे गणित में तो हमने बताया है कि इसका नेचर, इसका जो है नेचर ही होता है तर्कना करना, मतलब तार्किक तो इसका नेचर ही है गणित शिक्षण का, है ना। तो बच्चों में तार्किक चिंतन का विकसित करना, तार्किक चिंतन का विकसित कराएंगे कैसे, एनसीएफ 2005 का ये भी उद्देश्य है कि उसको जो है हम लोग उसका थिंकिंग पावर डेवलप कराएंगे, है ना। थिंकिंग पावर जितना ज़्यादा उसमें डेवलप होगा, बच्चे उस चीज़ को उतना ही बेहतर तरीके से तर्क कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास समस्या आएगा, और समस्या आने के बाद में समाधान के लिए हम लोग क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, और सोचने के बाद में क्या होगा, हम तर्क करेंगे उस पर, है ना। तो तर्क जब करेंगे तो उसका तार्किक चिंतन जो है, उसका जो थिंकिंग रीजनिंग लॉजिकल जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, विकसित होगा, है ना। तो इसलिए जो है उस चीज़ों को जो है तार्किक चिंतन विकसित करेंगे, मतलब बच्चों में तार्किक चिंतन हमको विकसित करना है। अब आप कहिए कि सर बच्चा में तार्किक चिंतन कैसे विकसित करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि 1 से 5 क्लास का बच्चा है, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर 1 से 5 क्लास के बच्चा में तार्किक चिंतन का विकास कैसे करेंगे, होगा ना बाबू, कैसे होगा देखिए। अब देखिए ये जो है इस तरह का खंड आप देखे होंगे 1 to 5 के बच्चा के क्लास में, और देखे होंगे कि इस तरह से खंड दिया होगा, है ना, इस तरह से खंड दिया होगा, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से खंड देकर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। देखिए ये हुआ, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए तार्किक चिंतन का विकास कैसे हुआ, यहाँ पर लिख देगा क किताब में, और यहाँ पर रहेगा गायब, और यहाँ पर सीधा लिखा है ग, ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा क्या, घ, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा गायब, और यहाँ पर लिखा रहेगा 3, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा फिर से गायब, और यहाँ पर लिखा रहेगा 5, ठीक है, और यहाँ पर फिर से रहेगा गायब, यहाँ पर रहेगा गायब 6 7, यहाँ पर लिखा रहेगा 8, ठीक है। अब देखिए इस पहेली में इस तरह का देखे हुए हैं बच्चा, जब 1 to 5 के बच्चा का बुक उठा कर देखिएगा गणित का, तो उसमें इस तरह का देगा पहेली टाइप का, ठीक है। यही जो है एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य है कि बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास कराना, ये तार्किक चिंतन का विकास वहाँ पर ऐसे ही होगा। पता है कैसे, यहाँ पर व्हाट लगा है, मतलब व्हाट का मतलब ये हुआ कि बच्चा को यहाँ पर समस्या उत्पन्न होगा, और बच्चा के सामने यह पहेली प्रस्तुत किया जाएगा। अब बोलेगा बेटा यहाँ पर क है और यहाँ पर ग है, तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, ठीक है। और बताओ क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए समस्या हो गया। अब वो सोचेगा कि पता नहीं यहाँ पर क और यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर ग, तो बीच में होगा क्या। तो बच्चा कुछ देर के लिए उस चीज़ को सोचेगा, सोचने के बाद में ऐसा सोचेगा कि क के बाद में होता है ख, ख के बाद होता है ग, तो क और ग तो लिखा हुआ है, बीच में छूट रहा है कौन, हमारा ख। तो बोलेगा कि सर यहाँ पर ख होगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ख होगा, वेरी गुड। चलिए
अब यहाँ पर क्या हुआ, आप इसे क्या समझे, आप इस चीज़ से क्या समझे, बच्चों के पास में सबसे पहले समस्या आया था और उस समस्या को क्या किया है, समाधान किया। कैसे किया है समाधान, चिंतन करके किया है। और चिंतन जब किया, थिंकिंग जब किया, तो रीजनिंग लगाया, एक लॉजिक लगाया है। कैसे लगाया है कि क है ये है और ग है, तो बीच में कौन बच गया, ख बच गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है ख, और यहाँ पर घ है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। और यहाँ पर लिखा हुआ वन, यहाँ पर गायब है, फिर यहाँ पर उसको समस्या उत्पन्न होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ थ्री, फिर यहाँ पर गायब है, उसको फिर यहाँ पर क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा। तो फिर वह तर्क करेगा, फिर वह रीजनिंग लगाएगा और बोलेगा वन है और थ्री है, तो बीच में बचा कौन, तो बचा है कौन, टू। और टू के बाद में सीधा सीधा, लेकिन जल्दी से वह जवाब नहीं दे सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। वह उसके पास में समस्या आया है, तो वह समस्या के लिए क्या किया है, समाधान खोजना स्टार्ट किया है। और जैसे ही समाधान को खोजना वह स्टार्ट किया है, तो उसमें एक रीजनिंग, एक लॉजिक चला है, एक तर्क चला है, और वहीं तो तार्किक क्षमता उसका विकसित हो रहा है। अब समझ में आया आपको कि 1 to 5 के बच्चे को हम लोग कैसे तार्किक क्षमता में विकास करेंगे, कैसे उसका जो है रीजनिंग पावर को डेवलप करेंगे, समझ में आया। तो इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों का जब किताब आप देखिएगा, तो इस तरह का खंड वाला पहेली आपको दिया रहेगा, और वहाँ पर लिखा रहता फिल इन द ब्लैंक्स, और वहाँ पर दिया रहता व्हाट, दिया रहता कि यहाँ पर क्या जो है इसमें फिल किया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो तार्किक चिंतन का विकास हम यहाँ पर 1 से 5 के बच्चों में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने देखिए। आपको ना ये नहीं समझना है कि हमने कितना पढ़ा, एक एक पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, हाइड रहता है बहुत चीज़ें। ठीक है, उसको शो करना है, मतलब कि एक टॉपिक में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है, और उस टॉपिक को बिल्कुल बेहतर तरीके से निचोड़ सीखना है उसको। ऐसा नहीं कि याद कर लिए निकल गए, कि हम बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब तार्किक क्षमता होता क्या है, कैसे 1 से 5 के बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करेंगे, इस चीज़ को समझना आपके लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गणित को बच्चे का, अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गणित को बच्चे के जीवन अनुभवों का एक अंश बनाना। सॉरी, उसके नीचे था बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास करना, लेकिन हम 4 नंबर पहले बोल दिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए पॉइंट ये है कि गणित को बच्चे के जीवन अनुभवों का एक अंश बनाना, ये तो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तार्किक चिंतन को विकसित करना, ये भी क्लियर हो गया। बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को समझाना, अर्थात मूल जो संरचना है हमारा, मूल संरचना। और ये मूल संरचना को सबसे पहले क्या करेंगे, गणित का जो हमारा मूल संरचना को सिखाने का प्रयास करेंगे। और ये अंक गणित हो गया, अंक गणित में आप जानते हैं लाभ हानि, परसेंटेज आदि अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आते हैं, तो उसको अंक गणित में रखा जाता है। त्रिकोणमिति हो गया, बीज गणित हो गया, या प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे अलजेब्रा के नाम से जिसको जानते हैं बीज गणित। ज्यामिति जिसको हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री के नाम से ज्यामिति उसको कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये टॉपिक के बारे में, ऐसा नहीं उसको ज्यामिति सिखाना है। 1 to 5 के बच्चा को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से नहीं कर सकते। अगर उसको अंक गणित सिखाना है तो ऐसे नहीं कहेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 5 का बच्चा है ना। आप उसका लेवल देखिए, आप कैसे सिखाएंगे उसको। अगर मान लीजिए कि आपको ज्यामिति सिखाना, तो उसको ऐसे रटाएंगे क्या कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं। सबसे पहले तो ये बात है ना कि त्रिभुज को सिखाइए, त्रिभुज कैसे बनता है। क्लियर, ठीक है ना। तो हर एक टॉपिक के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो मूल संरचना इसलिए कहा गया यहाँ पर। मूल संरचना कहने का मतलब ये हुआ कि उसके आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझाइए, उसको आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थात उसका जो मूल संप्रत्यय है टॉपिक का, उसको पहले समझाने का कोशिश कीजिए। कैसे समझाने का कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर ज्यामिति हमको पढ़ाना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग बच्चा को ये नहीं बोलेंगे कि तीनों कोनों का योग जो है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। बेटा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। छोटे बच्चों को यह बात कहेंगे 1 to 5 में बाउंस कर जाएगा, यह बात नहीं कहना। क्या कहना है, मूल संरचना को समझाना है कि देखो अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये माचिस का तिल्ली 3 लेकर आएंगे, ठीक है, और पहला माचिस का तिल्ली यहाँ पर रख देंगे, ठीक है।
माचिस का तिल्ली लेकर आएंगे और यहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले माचिस का तिल्ली लाएंगे तो बच्चे को दिखाएंगे क्लास में, ये क्या है बेटा। बच्चा बोलेगा सर माचिस का तिल्ली है, कोई बोलेगा सर लकड़ी है, कोई बोलेगा सर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जवाब बच्चों को आएंगे, कोई नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं, है ना। तो उसको लास्ट में समझाएंगे, देखो बेटा ये है माचिस का तिल्ली और इससे हम आज तुम लोगों को ज्योमेट्री सिखाएंगे, ज्यामिति सिखाएंगे। जानते हो ज्योमेट्री के बारे में? बच्चा बोलेगा नहीं सर। अरे वे नहीं जानते हो, आज हम तुमको सिखाएंगे। देखो इस माचिस के तिल्ली से हम तुमको ज्योमेट्री सिखा देंगे। बच्चा उत्साहित होने लगेगा, माचिस का तिल्ली देखेगा और देखने के बाद में वो क्या करने लगेगा, उत्साहित होने लगेगा कि कैसे जो है माचिस के तिल्ली से ज्योमेट्री सर जो है हमको सिखाएंगे। समझ में आ रहा है? और बच्चे जब उत्साहित होंगे, इच्छित होंगे किसी चीज को सीखने के लिए, उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा, रुचि लेने लगेगा, सक्रियता बढ़ जाएगा, उसका एक्टिव हो जाएगा चीज़ों को सीखने के लिए, उत्साहित हो जाएगा चीज़ों को सीखने के लिए। एक आप एक्टिविटी के द्वारा जब चीज़ों को सिखाते हैं, तब जब माचिस का तिल्ली लेकर गए और जाने के बाद में सीधा सीधा, अच्छा ये बात बताइएगा आप, हम फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं? अगर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा हमको कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, तो हम लोग स्लो भी कर देंगे। ठीक है, तो माचिस का तिल्ली लेकर जाएंगे और बच्चे को सिखाएंगे कि इससे हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और माचिस का तिल्ली यहाँ पर रखने के बाद में बोलेंगे बेटा देखो एक माचिस का तिल्ली हम लोग यहाँ पर रख दिए, ठीक है, और एक माचिस का तिल्ली जो है हम लोग यहाँ पर रख दिए। देखो बच्चा बोला हाँ सर। 2 माचिस का तिल्ली हुआ ना जी? बच्चा बोला यस सर। अब देखो तीसरा माचिस का तिल्ली हम यहाँ पर रख दिए। बच्चा बोला यस सर। अब ये जो शेप बना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं क्या हम लोग, बताइएगा? त्रिभुज। बात समझ में आई? अब बच्चा को यह चीज पता नहीं चला कि हम लोग सीख क्या रहे थे। बच्चा को तो पता चला कि माचिस के तिल्ली से कुछ बना रहे थे सर, लेकिन माचिस के तिल्ली से बच्चे को जो है प्लेइंग कराते कराते उसको लग रहा था कि खेल खेल रहे हैं, और खेल खेल में उन्होंने बता दिया कि त्रिभुज का शेप कैसा होता है। ये होता है मूल संरचना को बताना, किसके द्वारा? एक्टिविटी के द्वारा। क्लियर हुआ? अगर आपको वर्ग के बारे में बताना है तो बोलेंगे बेटा ये क्या है? माचिस का तिल्ली, और ये लो एक और माचिस का तिल्ली, और ये लो एक और माचिस का तिल्ली, और ये लो एक और माचिस का तिल्ली। ठीक है, और ये जो बना चार माचिस के तिल्ली से जो हमारा बना है, अभी ये क्या बन गया? इसी को हम लोग कहते हैं बेटा वर्ग, स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें जो है ना आपको एक्टिविटी के द्वारा सिखाना है कि त्रिभुज। अब सीधा सीधा आए, अब देखिए इस तरह से एक्टिविटी के द्वारा बच्चे को सिखाए, बच्चा सीख लेगा। लेकिन सीधा सीधा आप आए क्लास में और बोले कि देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तीनों मिलकर क्या बना है? त्रिभुज बना है। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। बच्चा को इंटरेस्टेड नहीं रहेगा उस चीज़ों को सीखने में, है ना। तो एक्टिविटी के द्वारा जब उस चीज़ को सिखाएंगे आप, तो निश्चित रूप से बच्चे उस चीज़ को बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे ढंग से उस चीज़ों को सीख पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बताते चले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीटेट एग्जाम से संबंधित, कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर इस तरह से जब आप पढ़ाएंगे बिल्कुल देहाती में, बिल्कुल व्यवहारिक में, तो फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा क्या? क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछेगा, लेकिन समझिएगा इस तरह से, तो क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे वो बन जाएगा, इतना गारंटी है मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज़, अब ये हम ये नहीं कहते हैं कि आपको सीटेट 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन इसको जब तक नहीं समझिएगा तब तक क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ये भी बात हम आपको कह दे रहे हैं, और ये हमारा घमंड नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है, हमेशा भी कहते हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास है, इसको जो है सबसे पहले चीज़ों को व्यवहारिक बिहेवियर के रूप में समझना। हमेशा हर जगह, हर जो है संस्था, आरटी 2009, उसके बाद में एनसीएफ 2005, सभी जगह यह बात कहा गया है कि भाई बच्चों को करिकुलम को जब भी पढ़ाना है, उसके पाठ्यक्रम को जब भी पढ़ाना है, उसको जो है खेल खेल में पढ़ाइए, व्यवहारिक शब्दों में पढ़ाइए। तो आप भी व्यवहारिक शब्दों में सीखिए ना, क्योंकि आपको सीटेट पास करना है, क्योंकि उसी से संबंधित तो आपको सवाल पूछेगा। क्लियर हुआ? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो किसी अन्य दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। ठीक है, शेयर करना आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे जुड़ पाएंगे, तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने के बाद में डायरेक्ट आपके साथ लाइव क्लास लेना प्रारंभ करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन देंगे और उसको लाइव सॉल्यूशन कराएंगे। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर चाहते हैं आप हमसे लाइव क्लास लेना तो यहाँ पर खड़े होकर के हम आपको लाइव क्लास देंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे, आपसे पूछेंगे बताइए इसका आंसर क्या हुआ और आप लोग जवाब दीजिएगा, फिर उसको डिस्कशन करेंगे। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तब तो, अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए इसीलिए लाइव क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि उतना कम लोग में लाइव क्लास लेना संभव ही नहीं है। क्लियर? चलिए, तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहते हैं ऐसा तो हो जाएगा। तो ये है हमारा, चलिए ये था क्या, बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति समझाना है। ये क्लियर हो गया। चलिए, अब ये था हमारा गणित शिक्षण का उद्देश्य, किसके तहत में बताइएगा, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में उद्देश्य था। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में कुछ ऊंचा उद्देश्य भी बताया गया। ये सब जो था यह जो है सामान्य उद्देश्य था, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, जनरल उद्देश्य था एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में कुछ ऊंचा उद्देश्य भी बताया गया है, ऊंचा उद्देश्य भी बताया गया है। इसको समझिएगा क्या है ऊंचा उद्देश्य के बारे में। चलिए, तो आप सभी को बता दें कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है और वीडियो लंबा होने के कारण ऊंचा उद्देश्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। गणित शिक्षण का उद्देश्य किसके अंतर्गत में, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत में। आपको याद रखना है क्या, टीचिंग हमारे पास होना चाहिए, शिक्षण हमारे पास होना चाहिए, कि जब तक हमारे पास शिक्षण स्किल नहीं रहेगा तब तक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र हमारे हर विषय के लिए जरूरी होता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि एनसीएफ 2005 ने गणित शिक्षण के बारे में कुछ सामान्य उद्देश्य दिया है। उस सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या था कि बच्चे गणित में आनंद लेकर सीखें। कैसे आनंद लेकर सीखेगा, वो जो है हम ऐड के थ्रू बताएं। दूसरा पॉइंट हम आपको बताया कि गणित तार्किक, बच्चे जो है गणित में आनंद लेना सीखे। दूसरी बात हमने बताया गणित तकनीकें कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे उसको प्रभावशाली गणित सीख सके। तीसरा हमने बताया आपको गणित को बच्चे के जीवन अनुभव का एक अंश बना देना है। उसके बाद हमने बताया बच्चों में तार्किक चिंतन को विकसित करना है, कैसे तार्किक चिंतन विकसित करना है ये भी बताया। और बच्चे में गणित के मूल संरचना जैसे बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, सब कैसे उसको जो है उसके संप्रत्यय के कंसेप्ट के बारे में क्लियर कराएंगे। एक्टिविटी के द्वारा उस चीज़ के बारे में हमने बताया। आपको याद रखना है, बिल्कुल इतना सा टॉपिक हम आपको पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ से सवाल आपको रहेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप भगा कर या इधर से स्किप करके उधर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कंटिन्यू जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ से आपको प्रारंभ करना है, जहाँ पर लास्ट किए हैं वहाँ तक आपको देखना है। यकीनन आपको सबसे पहले ना पेडागोजी में कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग जब तक आपका डेवलप नहीं होगा, सीटेट निकालना बहुत सी क्वेश्चन आंसर करने से कुछ नहीं होगा। और क्वेश्चन आंसर कोई कर भी रहे हैं तो आप उसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन के साथ में, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन को समझिएगा, ऑप्शंस को, तब वो आपको समझ में आ। सीधा 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर आंसर, 2 का 3 नंबर आंसर, 3 का 2 नंबर आंसर, समस्या होगा। उस तरह से कभी भी सीटेट में क्वेश्चन जो है टकराता नहीं है, ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। इसीलिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन को करना है। और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में उसके पहले आपको जो है शिक्षण के सभी थ्योरी को पहले पढ़ना जरूरी है। ये सब थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा ना तो बिल्कुल ईजी वे में बन जाएगा। यकीनन आप अगर पूरा थ्योरी को क्लियर कर लीजिएगा एकदम ईजी में बन जाएगा। और क्वेश्चन आपको करना भी है तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल वैसे करना है कि आपको लगे कि हाँ ये बेस्ट है। ठीक है, और फुल एक्सप्लेनेशन प्रत्येक 4 ऑप्शंस के बारे में बताना। अगर आप लोग चाहते हैं कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम क्वेश्चन आपको कराएं तो प्लीज़ इस वीडियो को किसी दूसरे बच्चों के पास में जो सीटेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास भेजें, शेयर करें। अधिक से अधिक लोग हमारे पास जुड़ जाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग लाइव जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। डायरेक्ट बोर्ड पर खड़े होकर के चारों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, बेहतर डिस्कशन होगा। और आई होप आपको आज ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।